नमस्कार दोस्तों। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो साइंस के फिर हमारे अगले सेगमेंट में जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी बात करेंगे। ये सुपर 15 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट जो आपको दिया जा रहा है, तो मान के चलिएगा कि इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जितने भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं ये आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन 1 से 15। शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो सबसे पहली बात तो आकाश नीला दिखाई देता है दोस्तों हमें प्रकीर्णन के कारण। और आप जानते हैं कि जब विबग्योर, ये जो बेजानी है पीनाला वाला जो क्रम है, विबग्योर बे जा नी ह पी ना ला, तो इसमें जब हम इधर से इधर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बशर्ते बढ़ता हो, लेकिन प्रकीर्णन घटता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य तो बढ़ती है लेकिन प्रकीर्णन जो है ये घटता है। और चूंकि प्रकीर्णन घटता है तो मैं यहाँ पर अच्छे से कह सकता हूँ कि सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, उससे कम जामुनी का, उससे कम नीले रंग का। तो और नीला रंग आंखों के लिए ज़्यादा संवेदनशील है, इसलिए हमें आसमान का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति आप सभी जानते हैं, प्रकाश निर्वात में जिस गति से प्रकाश की निर्वात में जो गति है ये होती है दोस्तों 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसी को अगर सेंटीमीटर में आपसे पूछ ले तो 3 गुणा 10 की घात 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आपसे मीटर पर सेकंड में पूछा है, सो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है कि किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान देवें, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा, सपोज कीजिए ये आपका कोई भी परिपथ है, ये मैंने स्विच से जोड़ा और साथ में ये लगाया है मैंने यहाँ पर रियोस्टेट। अब देखिएगा ये रियोस्टेट क्या करेगा, रियोस्टेट RH, इसे हम लोग कहते हैं धारा नियंत्रक। ये वास्तव में क्या करता है, प्रतिरोध का मान परिवर्तित करता है जिसके द्वारा हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। भाई प्रतिरोध कम ज्यादा होगा, आप जानते हैं I बराबर V/R, कि अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम होगी और अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, अगर हमें धारा का मान नियंत्रित करना है तो हम प्रतिरोध का मान कम ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर ये परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करता है जिसके द्वारा आपकी धारा नियंत्रित होती है। इसे हम लोग कहते हैं रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। आगे देखिएगा, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो देखिएगा मनुष्य के लिए जो उपयुक्त ध्वनि परास है ये 60 डेसिबल तक की मानी गई है। इससे ज़्यादा की ध्वनि मनुष्य के लिए उचित नहीं है, और 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को तो वैसे ही शोर माना गया है। तो जो शोर की सहन सीमा जो लास्ट है हमारे लिए वो 85 डेसिबल, उससे ज़्यादा तो वैसे ही हमारे लिए खतरनाक है। तो ये लास्ट लिमिट है आपका 85 डेसिबल, 80-85 डेसिबल। अगला प्रश्न देखिएगा, जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो उष्मा वाला जो सेगमेंट है मेरा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर हमने क्या बोला है आपको, प्लीज देखें। एक पानी का ग्लास है जिसमें बर्फ का टुकड़ा रखा और ये पिघलेगा। तो देखो जैसे ही बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो आप जानते हैं बर्फ से जब पानी बनता है तो आयतन में कमी आती है। तो सीधी सी बात है, अगर बर्फ का टुकड़ा डाल भी देंगे और कुछ बर्फ आप जानते हैं जल की सतह पर तैरती है, तो जितनी तैरती है उतनी ही पिघलने पर मात्रा में कमी आ जाएगी। इसलिए स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अम्लगम नहीं बनाती है? तो देखो पारे के साथ धातुओं का जो मिश्रण है इसे हम कह देते हैं अमलगम। तो पारा जिस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है ये एकमात्र ऐसी धातु है आपकी लोहा। लोहे के साथ पारा जो है वो अमलगम नहीं बनाता है। अगला पूछा गया है आपको, भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए। देखें भारी जल कह दीजिए, जिसे आप लोग हैवी वाटर कहते हैं, या इसे हम लोग कह देंगे गुरुजल। भारी जल, हैवी वाटर या गुरुजल।
और ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से बनाया जाता है और इसे हम लोग D2O इसका रासायनिक सूत्र होगा जो कि 1H2 का होल ट्वाइस O। देखो अगर सिंपल सी बात है 1H1 होगा तब तो ये होगा प्रोटियम H2O, लेकिन अगर 1H2 की बात हो रही है तो ये है आपका D2O। अब सुनिए, ये तो प्रोटियम से तो जल और ड्यूटेरियम के फलस्वरूप बनेगा आपका भारी जल। अच्छा एक और चीज, इस भारी जल की खोज किसने की, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारी जल की खोज किसने की। तो देखो भारी जल की जो खोज है ये दोस्तों की HC यूरे ने, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भारी जल का रासायनिक सूत्र तो है आपका D2O और इसकी खोज किसने की, HC यूरे नामक वैज्ञानिक ने की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रासायनिक अभिक्रियाएं जो आप पढ़ते हैं जिसमें आप ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन आप पढ़ते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज इसको समझिएगा। देखो आपको इक्वेशन दे रखा है कि ZNO प्लस C, तो यहां वास्तव में क्या हो रहा है Zn प्लस CO। अब देखो सीधी सी बात है, आपको थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी होनी चाहिए ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। दोस्तों ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, देखें ध्यान से, ऑक्सीजन का मतलब है +O और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का निकलना -O। इसी तरह से आगे ध्यान रखिएगा प्लीज। देखें ऑक्सीकरण में अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी दैट मीन्स हाइड्रोजन निकलेगा और अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगी दैट मीन्स हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब दोस्तों यहीं पर प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो Zn है जब ये Zn में बदल रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि इससे ऑक्सीजन जा रहा है, निकल रहा है, इसका मतलब इसका इसमें हो गया अपचयन। अपचयन का मतलब है रिडक्शन। और यहां आप कार्बन के साथ देख पा रहे हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है दैट मीन्स इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, कार्बन का तो क्या हो रहा है यहां पर, कार्बन का प्रपचयन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही बात है। और क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है दोस्तों यहां पर, तो जिंक का हो रहा है यहां पर अपचयन। तो देखिए जिंक ZNO का प्रपचयन नहीं, ZNO का अपचयन, यहां प्रपचयन जो है ये अपचयन की बात हो रही है, क्योंकि देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो अपचयन और अपचयन का जस्ट उल्टा है ऑक्सीकरण, जिसे कह देंगे आप लोग उपचयन। तो जस्ट लैंग्वेज थोड़ा दोबारा देखिएगा प्लीज दोस्तों, देखें इधर। अब आपको देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर मैंने एक चीज देखी कि उपचयन, ये तो है अपचयन और ये है उपचयन, इसका मतलब कार्बन का हो रहा है यहां पर उपचयन। देखें कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन। तो देखो कार्बन का उपचयन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ओके 2 नंबर सही है। फिर यहां पर ही हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि ये जो Zn ऑक्साइड है ZNO है, इसका हो रहा है दोस्तों अपचयन। तो देखिए ZNO का प्रपचयन हो रहा है दैट मीन्स ये भी सही है, तो ए व बी दोनों सही हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 1 व 2 दोनों। ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भविष्य की धातु, भविष्य की धातु कहा जाता है प्यारे बच्चों टाइटेनियम को। देखें कुछ बातें ध्यान रखें, एक तो आशा धातु किसे कहोगे, होप मेटल। आशा धातु के नाम से जाना जाता है यूरेनियम को, कि भविष्य में जब सभी ऊर्जा संसाधन खत्म हो जाएंगे उस समय यूरेनियम के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में जो है वहां पर भी इस तरह से किया जा रहा है, जहां पर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यूरेनियम है इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो एक तो आशा धातु यूरेनियम है। इसी तरह से जो आपका परमाणु बम है, एटम बम है, इसके अंदर सबसे पहले प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था, जिसके कारण डर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसलिए इसे कहा जाता है भय धातु। इसीलिए टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य की धातु, या एक और नाम दिया गया है इसे रणनीतिक धातु, स्ट्रेटेजिकल मेटल। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां आपका सही जवाब हो जाएगा टाइटेनियम। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए दोस्तों। आपसे यहां पूछा जा रहा है कि पुरुषों में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो किस हार्मोन द्वारा, तो जानते हैं आप पुरुषों में, देखिए
पुरुष और महिला की मैं बात करूं तो पुरुष और महिला में जनन ग्रंथि, पुरुष में आप जानते हैं वृषण है, टेस्टिस है, जबकि महिला के अंदर जो जनन ग्रंथि है ये है अंडाशय, ओवेरी। अब देखो, जानते हैं इनकी स्थिति नर जननांगों के नीचे एक जोड़ी और ये मादा उदर गुहा में एक जोड़ी। अच्छा, यहां पर जो स्रावित हार्मोन होगा वो होगा टेस्टोस्टेरोन, जो कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होगा। इसी तरह से अंडाशय के द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो होता है दोस्तों एस्ट्रोजन और एक स्रावित होगा प्रोजेस्टेरोन। अब देखो, ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन है, ये मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए तो उत्तरदायी होंगे ही होंगे। साथ ही अच्छा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण आप समझते ही हैं, जैसे पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारीपन, ये जो पुरुष और महिला में अंतर विभेद स्पष्ट करते हैं। अब देखो, यहां पर एस्ट्रोजन जो है ये गर्भ निरोधन का कार्य करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भ धारण का कार्य करता है। दोस्तों याद कुछ ऐसे रख लें, देखो प्रोजेस्टेरोन यहां पर पी फॉर प्रेगनेंसी, देखो प्रोजेस्टेरोन पी फॉर प्रेगनेंसी मतलब गर्भ धारण का काम करेगा। तो ये जितनी भी आपकी गर्भ निरोधक गोलियां हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावण को बढ़ा देंगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है मनुष्य के आहार नाल में पाया जाने वाला अवशेषीय अंग। तो ये आपका अपेंडिक्स वाला जो पार्ट है, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर है क्रमी रूपी परिशेषिका, ये जो है ये आपका आहार नाल में पाया जाने वाला अवशेषी अंग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर देन देखिएगा, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किया गया, कई बार आपको मैं बता चुका हूं, और इसका संश्लेषण जो है वो विलर ने किया प्रयोगशाला में। और ये मानव शरीर द्वारा सर्वाधिक उत्सर्जित कार्बनिक पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2, जिसे कार्बामाइड आप कहेंगे। साथ ही दोस्तों और ध्यान रखना है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि यूरिया से रिलेटेड आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यहां पर आपको कह रहा है कि दो टेबल्स हैं, आपको दो सूची दे रखी हैं और इनको आपको मैच करना है। ये मस्तिष्क के कार्यों से संबंधित है। तो सबसे पहले देखें प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया जो है आपका, जैसे टहलना वगैरह, तो इसका जो मीन्स कंट्रोल होगा वो होगा मेरुरज्जु के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां देखिए शरीर का संतुलन, आप जानते हैं शरीर का संतुलन बनाने का काम आपके पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क सेरिबलम भाग करता है। ठीक है, तो शरीर का संतुलन बनाएगा आपका अनुमस्तिष्क भाग। इसी तरह से हृदय की धड़कन का नियंत्रण, हृदय की धड़कन एक अनिच्छिक क्रिया है। हृदय की धड़कन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं चाहूं कि मेरा हृदय धीरे धड़के तेज धड़के, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, अनिच्छिक क्रिया है। और अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण के अंदर होता है मेडुला ऑब्लिगेटा में। तो ये तो आप चलो मैच करके देख लेते हैं। पहले का 3, तो पहले का 3 या तो ऑप्शन ब होगा या द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का 2, दोनों अभी भी आगे कह नहीं पा रहे हैं कौन सा सही होगा। तीसरा देखिएगा, तीसरे का चौथा, तो तीसरे का चौथा केवल ऑप्शन इसमें है, तो सही जवाब हो जाएगा आपके पास बी। ओके गाइस, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। डीपीटी का टीका। तो देखिए डीपीटी, यहां पर डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, ये जो रोग हैं इसमें ये ट्रिपल एंटीजन काम करता है। इसे ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखें डिप्थीरिया बिल्कुल होगा, पर्ट्यूसिस बिल्कुल होगा, टिटनेस बिल्कुल होगा। क्या नहीं होगा? तो फिर ये नहीं होगा पोलियो के लिए। तो निम्न में से किस में काम नहीं आता? पोलियो के काम नहीं आता। और ये लास्ट हमारा आज का इस सेगमेंट का क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ओके, तो देखो यहां पर ना तो अंतःस्रावी बोला है ना बहिस्रावी बोला है, आपसे केवल पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों यकृत, लिवर, या इसे कह दीजिए आप जिगर। अरे जिगर दिल नहीं होता है, यकृत को ही कहा जाता है। देखिए ये पोजीशन है यकृत की, यहाँ पर देखो, तो ये आपका यकृत होगा। अब इस यकृत के बारे में बात करें, इसका वजन होता है दोस्तों 1500 ग्राम
और इसके बारे में कुछ विशेष बातें याद रखिएगा। इसे कहा जाता है मानव शरीर की प्रयोगशाला। मानव शरीर की प्रयोगशाला या रासायनिक कारखाना या व्यस्ततम बंदरगाह। रासायनिक कारखाना या व्यस्ततम बंदरगाह के नाम से इस लीवर के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई आपकी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और